Hello, dear students. This is Sushant Pandey, your SST faculty. In our last lecture on democracy, we have covered how the how the players during the Olympic of Mexico Olympic, how they have both their hands and stood up in the against of the uh, prejudice which was going with them, as they were ill treated in their countries as a black American and the white American. So black Americans were treated badly, um, and that is why they wanted to raise their view at international platform. So this is this kind of social division which they feel. So there is some social division. We have also covered some important examples from the Netherlands and the Ireland, Northern Ireland, where the Catholic and Protestant Christians have the diversity and the differences in the social differences and social divisions. How these social differences lead the social division, इसके बारे में हम जाने थे. So social division is one kind or other exists in most of the country. जैसे कि हमने देखा था कि डू द सोशल डिवीजन इन अ कंट्री डिपेंड अपॉन द साइज. क्या सोशल डिवीजन जो होता है किसी कंट्री का, क्या उसके साइज पे डिपेंड करता है? हमने इसके बारे में भी बात की थी. सोशल डिवीजन इज अ वन काइंड और अदर एग्जिस्ट इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज. लगभग सभी कंट्रीज. क्या लिखा हुआ? मोस्ट ऑफ द कंट्रीज. मैं लिखा हुआ देखिए कि चाहे कोई भी टाइप का सोशल डिवीजन हो, बट कहीं ना कहीं कंट्रीज में एग्जिस्ट करता ही करता है, हर कंट्री में लगभग. इंडिया इज वास्ट कंट्री विथ मेनी कम्युनिटीज. इंडिया में बहुत सारे समुदाय, जाति विशेष, जाति धर्म के लोग रहते हैं. बेल्जियम एक छोटी सी कंट्री है, वहाँ पे भी यही सेम समानता है कि वहाँ पे भी बहुत सारी कम्युनिटी के लोग रहते हैं. अब बात होती है कि इन सम कंट्रीज माइग्रेंट्स ब्रिंग देयर ओन कल्चर. ये भी हमने पढ़ा था लास्ट टाइम कि जो माइग्रेंट्स होते हैं वो अपनी कल्चर को लेके आते हैं और उस हिसाब से सोसाइटी के हिसाब से टेंड हो जाते हैं. वो जैसा जैसा वो कल्चर लेके आते हैं, कुछ कल्चर उनको देते हैं, कुछ उनसे लेते हैं, और इससे क्या होता है, मल्टी कल्चरल एक सोसाइटी का निर्माण होता है. फिर बात आती है कि भाई पॉलिटिकल और सोशल डिवीज़न क्या होता है. अगर देखा जाए कि क्या पॉलिटिक्स सोशल डिवीज़न का को बढ़ाता है या घटाता है, उसको अगर देखें तो अगर हम कंबाइन कर दें पॉलिटिक्स और सोशल डिवीज़न को, यानी हर सोशली डिवीज़न लेवल पे पॉलिटिक्स भी होने लगे, तो ये बहुत बड़ी डेंजरस एक सिचुएशन होगी, एक्सप्लोसिव सिचुएशन होगी, क्योंकि पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं सोशल डिवीज़न को और बढ़ावा देगा. राइट. जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया था इंडिया का कि इस समय दौर चल रहा है चुनाव का, और हर पार्टी अपने अपने हिसाब से, चाहे वो रिलीजन को लेकर के हो, चाहे कास्ट को लेकर के हो, पॉलिटिक्स में मेन मुद्दा ये आ जाता है रिलीजन और कास्ट, और बाकी चीज़ें पीछे छूट जाती हैं. जो उसका रियल मोटो होना चाहिए कि डेवलपमेंट है ना, रोजगार, विकास, रोड, ये जो डेवलपमेंटल थॉट्स हैं वो पीछे छूट जाते हैं. इट मेक्स सोशल डिवीजन इनटू पॉलिटिकल डिवीजन एंड लीड्स टू कॉन्फ्लिक्ट एंड वायलेंस और इवन डिसइंटीग्रेशन ऑफ द कंट्री. इससे कंट्री क्या होती है, डिसइंटीग्रेट होती है, अलग अलग भागों में बढ़ती है. नॉर्दर्न आयरलैंड, इट्स पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू टू मेजर सेक्ट्स ऑफ द क्रिश्चियनिटी. नॉर्दर्न आयरलैंड का हमने नाम लिया था. ये सब रिवीजन चल रहा है कि पॉपुलेशन जो है दो मेजर सेक्टर में बटी हुई है क्रिश्चियनिटी के, है ना. 53% प्रोटेस्टेंट है. दे वर रिप्रेजेंटेड बाय यूनियनिस्ट. वो अपने आप को यूनियनिस्ट पार्टी से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि अलगाव के समय में वो चाहते थे कि वो यूके में ही रहें, क्योंकि नॉर्दर्न आयरलैंड यूके से ही अलग होकर बना था. सो वांटेड टू रिमेन विथ यूके विच वाज अ प्रीडोमिनेटली प्रोटेस्टेंट कंट्री है. यूके में प्रोटेस्टेंट धर्म के ही लोग मानने वाले हैं. लेकिन वहीं 44% रोमन कैथोलिक्स हैं, जहाँ पे वर रिप्रेजेंटेड बाय नेशनलिस्ट पार्टी. वो अपने आप को नेशनलिस्ट पार्टी बोलते हैं. हु डिमांडेड द नॉर्दर्न आयरलैंड बी यूनिफाइड विद द रिपब्लिक आयरलैंड. नॉर्दर्न आयरलैंड जो है इस तरीके से यूनिफाइड हो कि रिपब्लिक आयरलैंड जाना जाए. अ प्रीडोमिनेटली अ कैथोलिक कंट्री, और कैथोलिक कंट्री जैसे कि वो मतलब पहले से ही कैथोलिक कंट्री डोमिनेटेड थी, वैसे ही रहे. 100 of civilian militant and security forces were killed in the fight between unionist and nationalist. जब यूनियनिस्ट और नेशनलिस्ट का झगड़ा होता है, एक तरीके से सिविल वार कह सकते हैं, गृह युद्ध हुआ, उसमें बहुत सारे सिविलियंस, मतलब आम जनता, मिलिटेंट्स एंड सिक्योरिटी फोर्सेस, बहुत सारे लोग मारे जाते हैं.
it was only 1998 that the UK government and the nationalists reached at a peace treaty. ये वही 1998 की बात है जब यूके गवर्नमेंट और दो नेशनलिस्ट थे एंड द नेशनलिस्ट पार्टी ये एक पीस संधि एक शांति समझौता करते हैं एंड सस्पेंडेड द आर्म स्ट्रगल। और इस समझौते के तहत उन्होंने आर्म स्ट्रगल जो होता है उसको क्या किया, मतलब हथियारों के द्वारा जो संघर्ष चल रहा था, हथियारों का संघर्ष, उसको ये सस्पेंड करने की बात करते हैं। But in the some country, the political competition along religious and ethnic may lead to disintegration. लेकिन कुछ देशों में जो राजनैतिक कंपटीशन, एक दूसरे से राजनैतिक प्रतियोगिता सब जो होती है along religious, उसके साथ साथ जो धार्मिक और इथनिक में लीड टू डिसइंटीग्रेशन, इससे कंट्री मतलब एक तरीके से अलग अलग भागों में बंटने लगता है। एग्जाम्पल्स, यूगोस्लाविया डिवाइडेड इनटू 6 इंडिपेंडेंट कंट्रीज। सबसे बड़ा एग्जाम्पल यूगोस्लाविया का है। यूगोस्लाविया 6 इंडिपेंडेंट कंट्रीज में बट जाता है। एवरी एक्सप्रेशन ऑफ सोशल डिवीजन इन पॉलिटिक्स डज नॉट लीड टू डिजास्टर। सारा जो एक्सप्रेशन होता है सोशल डिवीजन का इन पॉलिटिक्स, कभी कभी वो सारे डिवीजन्स पॉलिटिक्स के द्वारा जो डिवीजन्स होते हैं सोशल इन पॉलिटिक्स डज नॉट लीड टू डिजास्टर, वो हमेशा डिजास्टर की तरफ नहीं ले जाते हैं, हमेशा खराबी नहीं करते हैं, कभी कभी अच्छा भी कर देते हैं। सोशल डिवीजन वन काइंड और अनदर एग्जिस्ट इन मोस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। मतलब सोशल डिवीजन जो होता है वो लगभग चाहे एक प्रकार का या अलग प्रकार का हर कंट्री में उपलब्ध है। मतलब ये हुआ है ही, कहीं ना कहीं सामाजिक असमानताएं सब में है। किसी कंट्री में गोरा काला होगा, कहीं पे आदिवासी और सवर्ण और बैकवर्ड के नाम से होगा, कहीं हिंदू और मुस्लिम के नाम से होगा, कहीं कैथोलिक रोमन के नाम से होगा, कहीं सिया सुन्नी के नाम से होगा, बट देयर इज अ सम डिवीजन। सोशल डिवीजन अफेक्ट द वोटिंग इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज, और इसी वजह से जो पार्टीज हैं वो इसका फ़ायदा उठाती हैं। जैसे यहाँ पे देखिए आपको बीजेपी और कांग्रेस के दो वो दिख रहे हैं, इधर राहुल गांधी जी हैं, इधर नरेंद्र मोदी जी हैं। पीपुल टेंड टू प्रीफर सम पार्टी मोर देन अदर्स, है ना। जो लोग होते हैं वो कभी कभी कुछ कुछ पार्टीज को ज़्यादा वरीयता देते हैं दूसरों की अपेक्षा। इन मेनी कंट्रीज देर आर पार्टीज दैट फोकस ओनली ऑन वन कम्युनिटीज। बहुत सारे देशों में क्या होता है, बहुत सारी ऐसी पार्टीज हैं जो सिर्फ एक कम्युनिटी के वर्क को कराती हैं। दिस नॉट लीड टू डिसइंटीग्रेशन ऑफ द कंट्री। इससे क्या होता है कि कंट्री डिसइंटीग्रेट नहीं होती है, कंट्री अलग अलग भागों में नहीं बढ़ती है। जैसे कह रहा है कि क्या क्या डिटर्मिनेट्स हैं, 3 डिटर्मिनेट्स हैं, 3 फैक्टर आर क्रूशियल इन डिसाइडिंग द आउटकम ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिवीजन। मतलब सोशल डिवीजन के जो आउटकम्स हैं उसको डिसाइड करने में 3 फैक्टर हैं। पहला फैक्टर है द आउटकम डिपेंड ऑन हाउ पीपल परसीव देयर आइडेंटिटीज। ठीक है, पहला फैक्टर क्या है, ये इस पे डिपेंड करता है हाउ पीपल परसीव देयर आइडेंटिटीज, किस तरह से लोग अपनी जो आइडेंटिटी है, जो उनकी मूल जो उनका परिचय है उसको वो लेते कैसे हैं, वो कैसे समझते हैं। ठीक है। दूसरा, इफ पीपल सी देयर आइडेंटिटीज इन सिंगुलर एंड एक्सक्लूसिव टर्म इट बिकेम वेरी डिफिकल्ट टू एकोमोडेट। अगर लोगों को लगता है कि वो एक मतलब वो कहीं ना कहीं इंडिविजुअल लेवल पे अगर वो बात करें और वो सबसे अलग हैं, उनको कोई ये सुविधा नहीं मिली हुई है कि मतलब वो कम्युनिटी लेवल पे आइडेंटिफाइड किया जाता है, कहीं ना कहीं सिंगुलर और एक्सक्लूसिव है सबसे, तो ये डिफ़िकल्ट होता है उनको एकोमोडेट करना। It is much easier if the people see that their identities are multiple and are complementary with the national identity। अगर लोग ये सोचते हैं कि नहीं, वो कहीं ना कहीं अलग थलग नहीं है, वो भी पूरे देश की जो आइडेंटिटी उसी का एक हिस्सा है, तब ये ज़्यादा आसान हो जाता है उनको एकोमोडेट करना। सेकंड, इट डिपेंड्स ऑन हाउ पॉलिटिकल लीडर रेज द डिमांड ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स। ये भी देखा जाता है कि किस तरह से जो पॉलिटिकल लीडर हैं, जो नेता लोग होते हैं उस कंट्री के, वो किसी भी ग्रुप के डिमांड को किस तरह से, उनकी मांगों को किस तरह से उठाते हैं, है ना। जैसे it is easy to accommodate demand that are within the constitutional framework and are not at the cost of another community। ये easy होता है, किसी भी डिमांड को मान लेना तब easy होता है जब वो, ये बहुत ध्यान से इसको समझिएगा, इट इज़ ईजी टू एकोमोडेट डिमांड। ऐसे डिमांड को एकोमोडेट करना, उस डिमांड पे काम करना या उस डिमांड को मानना या उस डिमांड के ऊपर
कुछ सोल्यूशन निकालना, समाधान निकालना आसान होता है, जो कहीं न कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में हो। कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क का मतलब संवैधानिक हो वो, है ना? ऐसा ना हो कि वो बस हमारी माँग है इसलिए वो माँग है। हमसे नहीं फ़र्क पड़ता कि वो संवैधानिक है कि नहीं है, मुझे इससे कोई वो नहीं पड़ता। संवैधानिक माँगें होनी चाहिए एंड और नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अनदर कम्युनिटी। दूसरा, वो किसी दूसरी कम्युनिटी को हार्म ना पहुँचाए, ऐसा भी होना चाहिए। मतलब नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अनदर कम्युनिटीज़, या उनके मतलब जो उनके सेंटिमेंट या उनके रिचुअल्स या उनके फीलिंग्स को ना हर्ट करे दूसरी कम्युनिटी को, ऐसी मांग होनी चाहिए। पुअर्टी इज नॉट एन एक्सीडेंट लाइक स्लेवरी एंड अपार्थेड, इट इज मैन मेड एंड कैन बी रिमूव्ड बाय द एक्शंस ऑफ ह्यूमन बीइंग। ये नेल्सन मंडेला कहते हैं। नेल्सन मंडेला बहुत बड़े राजनीतिज्ञ थे और सोशल एक्टिविस्ट भी थे। इन्होंने कहा कि जो गरीबी है ये कोई ऐसे नहीं हो जाती है कि कोई एक्सीडेंटल चीज़ है, हाँ, अचानक से हो जाने वाली, या कोई दुर्घटना नहीं है। जैसे कि गुलामी है, ये उसी तरह से है, ये मैन मेड है और इसको आराम से इसको ख़त्म किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए मानव को ही अपने क्रियाकलाप के द्वारा ही वो इसे ख़त्म कर सकता है। इसके लिए वो प्रयास करेगा तो वो इसे ज़रूर ख़त्म कर सकता है। एकदम सेम ऐसे ही बिल गेट्स ने क्या कहा रखा है कि अगर आप गरीब पैदा हुए हो तो ये आपकी गलती नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब मर रहे हो तो ये आपकी गलती है, क्योंकि कहीं न कहीं आपने गरीबी से उठने का प्रयास नहीं किया। तो इट इज़ ईज़ी टू एक्कोमोडेट डिमांड्स। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेम में इसका एक एग्ज़ाम्पल दूँ कि जैसे मान लिया कि भारत में सभी हिंदू ये डिमांड करने लगे कि ऐसा है, किसी मुस्लिम को नमाज़ नहीं पढ़ने दिया जाएगा। सी, तो अगर ऐसा है, किसी मुस्लिम को नमाज़ नहीं पढ़ने दिया जाएगा, या सभी मुस्लिम ये डिमांड करने लगे कि किसी हिंदू को मंदिर में पूजा नहीं करने दिया जाएगा। तो ये दोनों लोग एक दूसरे के लिए क्या करें, कॉन्स्टिट्यूशनल एक जो कॉन्स्टिट्यूशन ने नियम बना रखा है कि राइट ऑफ वर्शिप, ये आप उसकी अवहेलना कर रहे हैं। एक तो यहाँ पे राइट ऑफ वर्शिप कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में आप नहीं फिट होते हैं, आप गलत कॉन्स्टिट्यूशन के बियॉन्ड जाके आप अपनी डिमांड रख रहे हैं। दूसरा चीज़ कि एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी के कॉस्ट पे बात कर रही है कि भाई मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, वो कैसे भी करें, पूजा नहीं करना है या नमाज नहीं अदा करना है। तो एक कम्युनिटी के कॉस्ट पे दूसरी कम्युनिटी अपनी डिमांड रख रही है, मतलब उसको इतर, हाँ, उससे इतर जा कर के। तो ये दोनों रूप से फिट नहीं बैठता है, ठीक है? तो डिमांड ऐसी नहीं होनी चाहिए। थर्ड, जो थ्री डिटर्मिनेट्स में थर्ड क्या कहता है, इट डिपेंड्स हाउ द गवर्नमेंट रिएक्ट टू द डिमांड ऑफ द डिफरेंट ग्रुप। मतलब यहाँ पे देखिए, पहला है थ्री डिटर्मिनेट्स क्या है, थ्री फैक्टर आर क्रूशियल इन डिसाइडिंग द आउटकम ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिवीजन। सोशल डिवीजन के में जो पॉलिटिक्स होता है उसका जो आउटकम होता है उसको तीन तरह से डिसाइड किया जा सकता है। आउटकम डिपेंड ऑन हाउ द पीपल परसीव देयर आइडेंटिटी, कैसे लोग अपने आइडेंटिटी को, अपने परिचय को, अपने व्यक्तित्व को कैसे लेते हैं, वो देश से जुड़ा हुआ मानते हैं या देश से अपने आप को अलग मानते हैं। दूसरा, किस तरह से पॉलिटिकल लीडर जो हैं वो आपकी डिमांड को, डिफरेंट ग्रुप के डिमांड को उठाते हैं, उनकी डिमांड को, मांगों को रखते हैं। और तीसरा, हाउ द गवर्नमेंट रिएक्ट, और सरकार आपकी डिमांड को, अलग अलग जो ग्रुप्स हैं उस डिमांड पे, अलग अलग जो समूह हैं, सरकार का क्या रिएक्शन होता है, इस पे भी डिपेंड करता है। If the ruler are willing to share power and accommodate the reasonable demand of minority community, social division become less threatening for the country. अब यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है, यहाँ पे अगर ध्यान से आप देखो, कह रहा है कि इफ द रूलर, यानी कह रहा है कि इफ द रूलर, ये जो रूलर है, रूलर मतलब शासक, आर विलिंग, अगर वो इच्छा रखता है, टू शेयर पावर, अपनी शक्तियों को बांटने का, एंड एकोमोडेट द रीजनेबल डिमांड ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटी, और जो भी अल्पसंख्यक समुदाय है जिसकी संख्या कम है उसकी रीजनेबल डिमांड, रीजनेबल मतलब जो सही है, रीजनेबल मतलब कि हाँ भाई ये जो है, मतलब ये इसमें कोई तथ्य परक है, ये गलत नहीं है, इनकी डिमांड अपनी जगह पे सही है। तो ऐसी मांगों को रूलर, इफ द रूलर आर विलिंग, अगर शासक या जो भी उस कंट्री का लीडर है, मेन लीडर जो जो शासन कर रहा है,
अगर उसकी अपनी इच्छा है टू शेयर पावर, अपनी शक्तियों को देने की या शेयर करने की, एंड एकोमोडेट द रीजनेबल डिमांड, जो कि रीजनेबल डिमांड जो भी सही मांगे हैं उनको वो एकोमोडेट करने की, पूरा करने की या उन पे समाधान निकालने की ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटी यानी अल्पसंख्यक समुदाय के, देन सोशल डिवीजन बिकेम लेस थ्रिएटनिंग फॉर द कंट्री। ऐसे केस में सामाजिक जो विघटन होता है वो कहीं न कहीं लेस थ्रिएटनिंग होता है, कम मतलब जो है घातक होता है फॉर द कंट्री, है ना? एक तरीके से थ्रेटनिंग सिचुएशन है, डरने डरने वाली सिचुएशन, तो कम डरने वाली सिचुएशन होती है वो, ठीक है? अब बात करते हैं विलिंगनेस टू एकोमोडेट डाइवर्सिटी इज़ नॉट दैट ईज़ी। विलिंगनेस टू एकोमोडेट डिवीज़न इज़ ईज़ी, बट डाइवर्सिटी इज़ नॉट ईज़ी। इसका मतलब क्या है? पीपल हू फेल मार्जिनलाइज्ड, ऐसे लोग जो मार्जिनलाइज्ड फील करते हैं, डिप्राइव्ड और डिस्क्रिमिनेटेड फील करते हैं, यानी पीपल हु फील मार्जिनलाइज्ड, जो अपने आप को ये फील करते हैं कि भाई मैं तो मार्जिनलाइज्ड हूँ, मैं अलग अलग हूँ, है ना? मार्जिनलाइज्ड मतलब एक हाशिए पे जो लोग होते हैं उनको मार्जिनलाइज्ड कहते हैं, कम संख्या में होते हैं। डिप्राइव्ड हूँ, मैं असहाय हूँ, पीड़ित हूँ, डिस्क्रिमिनेटेड हूँ, मेरे साथ भेदभाव होता है, हैव टू फाइट अगेंस्ट द इनजस्टिस, उनको कहीं न कहीं अन्याय के विरुद्ध फाइट करना पड़ेगा। हैव टू फाइट, यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल हुआ है हैव टू। हैव टू कब इस्तेमाल होता है? ग्रामर अगर आप पढ़ते होंगे तो हैव टू इस्तेमाल होता है जब कोई चीज़ इंसिस्ट यानी ज़ोर दे के कहा जाए। तो कह रहा है कि पीपल हैव टू, जो जो ऐसी फीलिंग जिनके पास है मार्जिनलाइज्ड की, डिप्राइव्ड की, डिस्क्रिमिनेटेड की, उनको कहीं न कहीं हैव टू फाइट अगेंस्ट द इनजस्टिस। उनको इनजस्टिस के खिलाफ में अपनी आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी, अपनी आवाज़ लगानी पड़ेगी, लड़नी पड़ेगी। सच अ फाइट ऑफन टेक्स द डेमोक्रेटिक पाथ, कई बार ऐसे जो फाइट होते हैं, जो ऐसे अपनी मांगों को रखने का तरीका होता है वो डेमोक्रेटिक रास्ते की तरफ से जाते हैं। डेमोक्रेटिक मतलब प्रजातांत्रिक तरीके से, वॉइसिंग देयर डिमांड इन अ पीसफुल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मैनर एंड सीकिंग अ फेयर पोजीशन थ्रू इलेक्शन। वॉइसिंग देयर डिमांड्स, जो अपनी आवाज़ को मतलब बहुत शांतिपूर्वक, संवैधानिक पूर्वक, संविधान के हिसाब से रखते हैं, एंड सीकिंग अ फेयर पोजीशन थ्रू इलेक्शन, और एक जो है सही स्थान रखने की जो सही स्थान पाने की जो उनके अंदर एक लालसा होती है इलेक्शन के थ्रू, वो रखते हैं। तो इसको डेमोक्रेटिक वे भी हो सकता है इसका, और वही तरीका है जाकर के वोटिंग का। द स्ट्रगल अगेंस्ट सच इनइक्वलिटीज समटाइम टेक्स द पाथ ऑफ वायलेंस, लेकिन कई बार ऐसी असमानताओं को के विरुद्ध जो संघर्ष होता है ये वायलेंस का पाथ ले लेता है, ये कहीं ना कहीं अहिंसा का पाथ ले लेता है, सॉरी हिंसा का पाथ ले लेता है। फिर कहते हैं हाउएवर हिस्ट्री शोज दैट डेमोक्रेसी इज द बेस्ट वे टू फाइट फॉर रिकॉग्निशन एंड एकोमोडेशन ऑफ डाइवर्सिटी। वैसे तो हिस्ट्री ये दिखाती है दैट डेमोक्रेसी इज द बेस्ट वे टू फाइट फॉर रिकॉग्निशन। डेमोक्रेटिकली जब आप जाते हैं, जब आप प्रजातांत्रिक तरीके से जाते हैं कोई काम करने, जब आप मिलजुल कर कोई काम करते हैं, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे को साथ ले करके कोई काम करते हैं, इट इज़ द बेस्ट वे टू फाइट फॉर रिकग्निशन। ये सबसे अच्छा तरीका होता है अपनी पहचान बनाने की, लड़ाई लड़ने का, एंड एकोमोडेशन ऑफ डाइवर्सिटी, और जो भिन्नताएं हैं उनको कहीं ना कहीं एक जगह लाने का, एकोमोडेट करने का, ये सबसे ज़्यादा सही तरीका होता है टू फाइट टू फाइट फॉर द रिकग्निशन एंड एकोमोडेशन ऑफ डाइवर्सिटी। हाउएवर हिस्ट्री शोज, यानी हिस्ट्री ने ये दिखाया है जब जब भी कहीं भी परिवर्तन आया तो वहाँ डेमोक्रेसी ही सबसे बड़ा हथियार साबित हुआ है। तो ये पूरा चैप्टर आपका यहीं पे समाप्त होता है। हम लोगों ने जो डेमोक्रेसी देखा था, बेल्जियम मैक्सिको का जो केस हमने लिया था, और वहाँ से हमने बेसिकली बात की थी अबाउट द डेमोक्रेसी एंड इट्स इम्पैक्ट्स की। और उसमें हमने देखा था इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन मैक्सिको ओलंपिक से लेकर के कार्लोज एंड स्मिथ गिल्टी पाए गए थे वायलेटिंग स्पिरिट ऑफ ओलंपिक बाय मेकिंग पॉलिटिकल स्टेटमेंट। उनका नाम कार्लोज और स्मिथ था। ये
अमेरिकन्स थे लेकिन अफ्रीकन अमेरिकन्स थे। और नॉर्मन जो था वो ऑस्ट्रेलिया के टीम का मेंबर था जो उनका हेल्प किया था। और सिविल राइट मूवमेंट्स फिर इंडिया मतलब इसका इम्पैक्ट पड़ा था और सिविल राइट मूवमेंट शुरू हुए थे यूएस में, जो कि 1954 से 68 तक चले थे। मार्टिन लूथर किंग ने बहुत ही एक तरीके बड़ा अच्छा एक अपना वाक्य बोला था कि लीगल रेसिज्म के खिलाफ में पहला ये आदमी था जिसने बोला था, अफ्रीकन अमेरिकन। दिस मूवमेंट प्रैक्टिस नॉन वायलेंट मेथड फॉर सिविल डिसोबीडियंस अगेंस्ट रेसियली डिस्क्रिमिनेटरी लॉ के खिलाफ में जो इन्होंने डिसोबीडियंस शुरू कर दिया था गांधी जी जैसे। तो ओरिजिन ऑफ सोशल डिफरेंस एंड सोशल डिफरेंस आर मोस्टली बेस्ड ऑन एक्सीडेंट ऑफ बर्थ। फिर हमने सोशल डिफरेंसेस की बात की थी। सो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर योर दिस चैप्टर एंड लेटर वी विल सेंड यू नोट्स ऑफ द फूड दिस डेमोक्रेसी एंड डिवीज़न। ये जो आपका है इसके लिए जो नोट्स है वो आपके ग्रुप पे अभी सेंड कर दिए जा रहे हैं। आप उसे देख करके और उस नोट्स को बनाएंगे और इस वीडियो को भी अपने लेवल पे इसको समझेंगे बुक ओपन करके और फिर नोट्स बनाएंगे। टिल देन थैंक यू।